हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग क्लास 10 का क्या कर रहे थे, रिफ्रैक्शन थ्रू, हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 10 का हम लोग ह्यूमन आइज देख लिए और उससे रिलेटेड उसका इफेक्ट और उसका कॉज सारा चीज़ मैं कवर कर चुका हूं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जितना भी क्लास 10 और 9 से रिलेटेड जो आपको साइंस और मैथ का पोर्शन है उसका मैं लेक्चर अवेलेबल करवा रहा हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचे और उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर का कॉन्सेप्ट बनता है। और जब आप ग्लास प्रिज्म को समझ लीजिएगा ना तो उससे आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर कॉपी पेन नहीं लिए तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमको नोट्स ही काम करेंगे, फर्दर उसको लिखने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब ये ग्लास प्रिज्म होता क्या है, सबसे पहली बात तो यह है प्रिज्म होता क्या। तो देखिए प्रिज्म कुछ नहीं, एक 3D ये 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। प्रिज्म क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जैसे ये बुक है, ठीक है, और इस पे ये जो कॉपी ऐसे जो रखा हुआ है, सही से आ नहीं रहा है क्योंकि हार्ड नहीं है। देखिए इस तरह जो ये रखा हुआ, ये जो बना वो क्या कहलाता है, आपका प्रिज्म कहलाता है। देखिए ये सामने का ये सब कांच का बना होगा, ये ग्लास 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 का बना होगा, और ये जो बॉटम वाला सरफेस है भी किसका बना होगा, ग्लास का बना होगा। तो जब ये सारा चीज ग्लास का बना होगा तो इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ये क्या है, आपका प्रिज्म है। ये जो देख रहे हैं जितना ये दोनों सरफेस, ये और ये सबसे, ये सरफेस क्या है और ये सरफेस क्या है, आपका रेक्टेंगुलर है। ये सामने वाला फेस क्या है, ट्रायंगुलर है, और फिर नीचे का भी फेस क्या रहेगा, आपका रेक्टेंगुलर रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। और प्रिज्म में क्या होता है ना, हम लोग चेक करते हैं प्रिज्म में कितना क्या होता है, साइड होता है। तो देखिए प्रिज्म में कितना साइड होता है, एक ये फ्रंट साइड 1, और एक इसके जस्ट अपोजिट में होगा 2, 3, 4 और ये 5। ये टोटल कितना, 5 फेस का प्रिज्म होता है आपका। ये जो आप फिगर में भी देख रहे होंगे, ये यही फिगर 1, 2, इसके इधर में 3, ये 4 और एक बॉटम वाला, टोटल कितने होते हैं, 5 सरफेस होते हैं। किसमें, प्रिज्म में। प्रिज्म में टोटल कितने सरफेस होते हैं, 5 सरफेस होते हैं। प्रिज्म में टोटल कितने सरफेस होते हैं, 5 सरफेस होते हैं। तो पहले तो हमको प्रिज्म के बारे में जानना, तो प्रिज्म आप लोग समझ गए होंगे प्रिज्म क्या होता है। ये सरफेस से घिरा हुआ जो होता है एक बॉन्डेड सॉलिड फिगर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो इसको मैं डिफाइन करवा देता हूं, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, इट इज ए सॉलिड फिगर
इट इज ए सॉलिड फिगर in which there are 5 faces. इट इज ए क्या है, सॉलिड फिगर होता है इन विच देयर आर कितना होता है 5 फेसेस. अब ये देखिए, ये जो दो सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, जो इंक्लाइंड रहता है जिस एंगल से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. प्रिज्म में कोई बोलेगा कि कितना फेस होता है, तो सिंपल बताइएगा कि 5 फेस होता है. और कैसा प्रिज्म है ये देख लीजिए आप ध्यान से इसको, इस प्रिज्म को. अब इसमें जो हमको पढ़ना है मेन टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. अब देखिए, जब हम प्रिज्म बनाएंगे ना, तो हमेशा इसको हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, 3D नहीं बनाएंगे. देखिए, जब हम अभी आप लोग को दिखा रहे थे, तो देखिए तो क्या दिखा रहे थे, ये जो प्रिज्म था वो कैसा प्रिज्म था, सामने से देखने में कैसा लग रहा था? रेक्टेंगल लग रहा था सामने से देखने में? नहीं, ट्राइंगल लग रहा था. सामने से देखने में क्या लग रहा था? ट्राइंगल. तो हम हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे, और ये जो सरफेस है उसका ये लाइन यूज करेंगे, और इस सरफेस के लिए उसका ये लाइन यूज करेंगे. तो अब जो हम लोग जो बनाएंगे फिगर, जो बनाएंगे वो प्रिज्म का, वो क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? ट्राइंगल को बनाएंगे. तो अब हेडिंग लगाइएगा रिफ्रैक्शन. अब यहां है आपका सो दी हमको क्या बनाना? सो द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ध्यान से देखिएगा, यही पूछता आपको कि ड्रॉ द सो द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, या ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. तो देखिए, रे डायग्राम हम बनाने, तो उससे पहले हम क्या लेंगे? एक प्रिज्म लेंगे. अब ये प्रिज्म है, देख रहे हैं ना आप लोग, ए बी सी क्या आपका प्रिज्म है, इसका एंगल ए है, प्रिज्म का एंगल क्या है? ए है. अब मान लिया जाए, अब देखिए ये प्रिज्म है, अब इस पे कोई लाइट नहीं, मोनोक्रोमैटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ का लाइट लीजिएगा. प्रिज्म पे रिफ्रैक्शन थ्रू बनाने के लिए सिंगल वेवलेंथ का लाइट लीजिएगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसको बोलते हैं. और नहीं तो क्या होता है पता है? क्योंकि प्रिज्म में कैपेबिलिटी रहता है कि ये व्हाइट कलर के लाइट को 7 कलर में, उसके कंपोनेंट कलर में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट कर देता है. इसीलिए जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू जब प्रिज्म दिखाते हैं ना, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट लेते हैं. तो मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट रहेगा. ये इंसिडेंट हुआ. अब देखिए, ये आपका एयर था, और ये भी आपका क्या है? एयर है. तो और ये क्या आपका? ग्लास है. देखिए, ग्लास का सिंबल इस तरह से आप दे सकते हैं, ये ग्लास है. अब आपको पता है कि ये एयर से लाइट कहां जा रहा है? ग्लास में. यानी एयर होता है आपका रेयर मीडियम, और ग्लास क्या होता है आपका? डेंसर मीडियम. ग्लास क्या होता है आपका? डेंसर मीडियम. अब देखिए, आपको ये भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पता है कि जहां पे लाइट इंसिडेंट होता है वहां हम क्या डालते हैं? नॉर्मल डालते हैं. तो ये तो सरफेस ऐसा था, यहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ है, तो नॉर्मल इसका ऐसा जाएगा. तो यानी हम इस पे नॉर्मल कैसे लगाएंगे? इस तरह से नॉर्मल देंगे. और जब नॉर्मल देंगे इस तरह से, तो जब ग्लास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड कर जाएगा. यानी ये जब ऐसे जा रहा था, तो थोड़ा सा ऐसे मोड़कर, और फिर देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ कहां पे? जहां पे मीडियम चेंज होता है वहीं पे ना चेंज होता है लाइट का स्पीड. और फिर जैसे ही सेकंड मीडियम में आ गया, तो ये टोटल फिर उसी मीडियम से भागेगा, उसी स्पीड से भागेगा. अब देखिए, फिर आया है इसके सेकंड मीडियम, ये सेकंड सरफेस पे, ये दोनों सरफेस को ए बी और ए सी को ना बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस. रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं. अब देखिए, फिर यहां क्या ड्रॉ करेंगे? फिर सरफेस है, फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर यहां क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल. अब देखिए, अब रे कहां से जा रहा है? डेंसर से कहां जा रहा है? रेयर में. तो डेंसर से रेयर में जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये फिर देखिए इस तरह से भागेगा, ये इस तरह से भागेगा. समझ में आ रहा है बात? ये आपका इस तरह से आएगा. तो ये है आपका, देखिए ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. अब ये देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं रहता तो रे कैसे भागता? इस तरह से सीधा भागता. ये ग्लास प्रिज्म अगर नहीं रहता तो ये किस तरह से? ऐसे ये भागता इधर. ठीक है, सारा चीज दिखाना होगा इसमें, आप देख रहे हैं ना. तो ये हो गया आपका
रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब इसमें क्या बचा हुआ है, नोमेनक्लेचर बचा हुआ है, सबका नाम लिखना है इसमें कि ये मान लीजिए ABC लिख रहे हैं, OP मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, OP ये इसका नाम दे दीजिए Q, और ये क्या आपका R, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और ये भी यहाँ दे दीजिए आप R2, और ये देखिए ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, E बोलते हैं इसको। रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं बोलते इसको, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। और इसको रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलते हैं, वो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये क्या हो जाता है, इमर्जेंट रे हो जाता है। और ये हो जाता आपका इमर्जेंट एंगल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे को आप पीछे कहीं एक्सटेंड कीजिएगा ना, देखिए पीछे अगर इसको आप इमेजिनरी रूप से इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो यहां पे एक इमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे, ये क्या है, पाथ ऑफ ओरिजिनल रे है। इसको मैं मिटा देता हूं समझाने के लिए, मैं बताता हूं इसको। पाथ ऑफ ओरिजिनल रे है, पाथ ऑफ ओरिजिनल रे है। तो देखिए इमर्जेंट रे और पाथ ऑफ ओरिजिनल रे के बीच में जो एंगल बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से इसको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, डेल्टा से। तो सबका मैं नोमेनक्लेचर अभी लिखवा देता हूं, ये आपको अब देखिए एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही बना देना। सिर्फ अगर शो द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पूछा, आपको यही लिखवा बना देना, और सबका नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण कर देना सबका कि OP मेरा क्या है, इंसिडेंट रे है, PQ मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, OR मेरा क्या है, इमर्जेंट रे है, एंगल I मेरा इंसिडेंट है, एंगल R1 मेरा क्या है, रिफ्रैक्शन है, फिर R2 मेरा क्या है, इंसिडेंट होगा सेकंड AC वाले के लिए, और E मेरा क्या है, इमर्जेंट है। डेल्टा क्या है मेरा, एंगल ऑफ डेविएशन, A क्या है मेरा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सबको हमको क्या करना है, दिखा देना है। चलिए मैं लिखवा देता हूं इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो मैं इसका सारा नोमेनक्लेचर लिख दिया हूं, आप इस तरह से बना के नोमेनक्लेचर लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो ये क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में जान लिए। सॉलिड फिगर होता है जिसमें कितना 5 फेसेस होते हैं, और जो जिस फेस पे 2 फेस जो इंक्लाइंड रहता है, रिफ्रैक्टिंग फेस इंक्लाइंड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब इसमें थोड़ा सा देखिए क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए ये ग्लास प्रिज्म है, तो कुछ ना कुछ इस ग्लास प्रिज्म का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो हमको रिलेशन पढ़ना रहता है कि ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसके एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म का, और जो रे यूज कर रहे हैं, जो लाइट रे यूज कर रहे हैं, कोई भी कलर का हम यूज करते हैं, उसके डेविएशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्या आपका, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म क्या A है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है। अब इससे कोई लाइट रे पास हो रहा है, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट करके ऐसे, और ये है उसका क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए फोर थीन प्रिज्म के लिए क्या होता है, फोर थीन प्रिज्म, कहने का मतलब क्या होता है, फोर थीन प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ जो प्रिज्म होगा इज वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसके लिए फॉर थिन प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म की क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। उस केस में दैट इज जो आपका एंगल ऑफ डिविएशन जो आएगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म -1 इंटू किसके, एंगल ऑफ जो डिविएशन आएगा वो एंगल ऑफ सॉरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होगा उसमें से 1 माइनस करके, और उसको क्या करते हैं, उसके एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन आप सोच रहे होंगे कि बहुत आसानी से आता है, इसका एक डेरिवेशन है,
प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन क्लास 10 में डेरिवेशन पूछता भी नहीं है और आता भी नहीं है। अब ये इक्वेशन भी नहीं पूछता है, पूछता क्या है मैं बताता हूं। देखिए पूछता क्या है क्लास 10 में आपको, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ना वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी देखिए एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब डिपेंडेंसी कैसा होता है कि अगर आप देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज करवाइएगा तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करवाइएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ये भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ डेविएशन और किसमें, एंगल ऑफ प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाइएगा तो दूसरे क्वांटिटी भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि एंगल ऑफ जो डेविएशन होगा वो बढ़ेगा कब, जब एंगल ऑफ प्रिज्म को हम बढ़ाएंगे तब। एंगल ऑफ जो मेरा डेविएशन होगा उस अगर प्रिज्म के मटेरियल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात आई समझ में, ये 2 पॉइंट पूछता है, इसीलिए मैं इसको बतलाया हूं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो कैसे रिलेटेड होता है। मान लीजिए इसको कांस्टेंट कर लीजिए, ये बढ़ा नहीं रहा है मतलब ये फिक्स है, तो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये पे। इसको आप बढ़ाइएगा तो ये पूरा फैक्टर चेंज होगा। अगर मान लीजिए इसको हम फिक्स कर लिए हैं, अब इसको चेंज कर रहे हैं तो ये तो 1 है, तो सिर्फ डिपेंड करेगा इस पे ना, तो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। अन्य इसको अगर हम कम बेसी करेंगे तो इसके अनुसार ये भी चेंज होगा। मतलब जो होता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ प्रिज्म के होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होता है। ये होता है आपका कब, इसके केस में इसको कांस्टेंट करना है और इसके केस में इसको कांस्टेंट करना है। बात आई समझ में, ये आपको पूछता है, कोई ऑब्जेक्टिव नंबर में ये सब पूछता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाइएगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ये है आपका क्या, प्रॉपर आपको रिलेशन एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेविएशन के बीच में। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बतलाता हूं। देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है डिस्पर्शंस ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शंस ऑफ लाइट क्या है, बहुत से इसमें कंफ्यूजन होता है। 2 चीज देखिए हम लोग को अब पढ़ना है ध्यान से, एक पढ़ना है डिस्पर्शंस ऑफ लाइट, एक पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन दोनों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन होता है। मैं समझता हूं अगर ये दोनों आप चीज ध्यान से इस लेक्चर में पढ़ लीजिएगा तो कोई भी फिनोमेना आपको ये छूटने वाला नहीं है, चाहे कहीं से भी दे दे। बहुत सारे कंफ्यूजन होता है डिस्पर्शंस ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के नेचुरल फिनोमेना के बीच में। तो मैं इस सारे टॉपिक को बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको किसी भी चीज को बाइफरकेट करने में कोई दिक्कत ना हो कि कौन सा आपका डिस्पर्शन से है, कौन सा आपका स्कैटरिंग से है और कौन सा आपका रिफ्रैक्शन से है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। देखिए डिस्पर्शंस ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए कि मान लीजिए किसी लाइट को आप क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले जानते हैं किसने, महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक ग्लास प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट है, ये व्हाइट लाइट को पास किया था। किसको पास किया था, व्हाइट लाइट को पास किया था। जब व्हाइट लाइट को पास किया तो उन्होंने ऐसा देखा कि इस व्हाइट लाइट का जैसे प्रिज्म से ये पास होता है तो ये क्या ना, ये अपना 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। सबसे जो ऊपर में कलर मिलता है वो रेड मिलता है और सबसे नीचे जो मिलता है वायलेट मिलता है। अब इन सभी के बीच में 5 और कलर आते हैं। देखिए 7 हो गया ना, 5 और कलर आते हैं। तो डिस्पर्शंस ऑफ लाइट क्या है कि जब व्हाइट लाइट का, देखिए एक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है किसका, व्हाइट लाइट का क्या होना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, कॉन्स्टिट्यूएंट करने का मतलब व्हाइट लाइट जो होता है ना कॉम्बिनेशन ऑफ कलर का बना होता है, बहुत सारा उसमें कॉम्बिनेशन होता है। व्हाइट लाइट है मतलब उसमें बहुत सारे कलर के कॉम्बिनेशन है। तो व्हाइट लाइट जो होता है कॉम्बिनेशन का कलर होता है। इसको आप किसी भी मीडियम से गुजारे और उसका कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिटिंग जो होने की जो घटना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेनोमेना ऑफ डिस्पर्शंस ऑफ लाइट बोलते हैं।
तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? इट इज द फेनोमेना ऑफ splitting the white light into its their constituent 7 color या into the component of their constituent 7 color is known as क्या कहलाता है आपका? dispersion of light कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, certain इसको विवग्योर बोलते हैं। जो लाइट मेरा मिलता है ना, उसको जो 7 जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम विवग्योर बोलते हैं। अब इसमें कोई खास बाउंड्री नहीं होता है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता है कि यहां से यहां रेड है, यहां से यहां वायलेट है, यहां से आपको ये क्या होना, धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कलर कॉम्बिनेशन जब मिला रहे होंगे उसमें कि धीरे धीरे रेड है तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, ग्रीन आएगा धीरे धीरे ग्रीन, फिर येलो, इस धीरे धीरे होता है। इसमें कोई शार्प बाउंड्री नाम की कोई चीज नहीं है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि हाँ इसका बाउंड्री लाइन रेड का इतना से इतना है और येलो का इतना से इतना है। लेकिन जो सबसे ऊपर में मिलता है उसको रेड बोलते हैं और जिस सबसे नीचे बोलते हैं उसको वायलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायलेट। और ये जो कलर स्पेक्ट्रम बनता है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो हमको किसी स्क्रीन पे जो प्राप्त होता है ना 7 कलर का, व्हाइट लाइट के 7 कलर का कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं या सिंपली स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बात आई समझ में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट? लिखिएगा when white light split into its constituent color, when white light split into its constituent color, then this manner of light is known as क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। बात आई समझ में? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए तो होता क्यों डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है? तो देखिए होता क्या है, मैं पहले से भी बता रहा था कि जब भी आप रिफ्रैक्शन के लिए लीजिएगा तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को लीजिएगा। मोनोक्रोमेटिक में तो सिंगल वेवलेंथ का लाइट। अब इस मटेरियल का जो भी हम मटेरियल प्रिज्म लिए हैं इसका कुछ ना कुछ तो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब याद कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, लाइट के स्पीड में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइट के स्पीड में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब लाइट वैक्यूम में था तो सारा कलर का जो स्पीड था सेम था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से सारा वैक्यूम में भाग रहा था। लेकिन जैसे ही किसी मीडियम में गया तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए अपना अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। जो सबसे ज्यादा बेंड होता है वो वायलेट कलर होता है, जो सबसे कम बेंड होता है वो क्या होता है? रेड कलर होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जो सबसे, अब ये बेंडिंग कलर, बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे जो ज्यादा बेंड किया वो वायलेट कलर, यानी जिसका सबसे ज्यादा डिस्पर्सन होता है वो वायलेट कलर होता है, यानी इसका वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है और इसका स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब देखिए constituent color passing through the band of 7 color known as dispersions of light. The band of 7 color
अब देखिए ये तो 7 कलर में स्प्लिट हो गया। अब जो बैंड मिलता है, ये जो 7 कलर का बैंड मिलता है उसको हम कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और इसको आप शॉर्ट में विग्योर भी बोलते हैं। ये उस सबका डिकोडिंग है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब रेड कलर जो होता है, रेड कलर जो होता है इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है रेदर देन किससे, वायलेट कलर से। वायलेट कलर के वेवलेंथ से मैक्सिमम होता है। रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा ग्रेटर देन द वायलेट कलर। तो जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डिस्पर्सन कम होगा, और जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसका डिस्पर्सन ज्यादा होगा। दैट इज कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ have minimum dispersion। दैट इज क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ है मिनिमम डिस्पर्सन। दूसरा पॉइंट जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए अलग अलग काम करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसको बेंड करना है, वायलेट कलर को। तो वायलेट कलर का जो स्पीड होगा ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस केस में भी इंक्रीज कर जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर ग्रेटर देन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, रेड कलर से। तीसरा जो पॉइंट होगा आपका, जो देखिए अब ये याद कीजिए क्या बताए थे अभी हम, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का ज्यादा होगा किससे, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर से। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा बेंड करेगा। ये देखिए ये ओरिजिनल रहा ना, तो ये इसका ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन आएगा डेल्टा वी, और ये इसका कम एंगल ऑफ डेविएशन आएगा कितना, डेल्टा आर। बात आ रही है समझ में। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताए थे, जरा याद कीजिए, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 बताए थे। यानी जो स्पीड ऑफ जो लाइट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो देखिए ये क्या आपका आज का टॉपिक, आज हम लोग क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े और प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़े। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव वॉयलेट ऑफ या जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डिस्पर्सन ज्यादा होगा, और जिस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा उसका भी डिस्पर्सन ज्यादा होगा। बात आ रही है समझ में। ये 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम डिस्पर्सन आएगा, मतलब सबसे कम डिस्पर्स करेगा, लेकिन जिसका कम वेवलेंथ आएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डिस्पर्स करेगा। ये जो है आपका, ये जो स्पेक्ट्रम दिया गया ना नीचे से ऊपर से नीचे आने पर, यह है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है। मतलब वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बात आ रही है समझ में। तो ये है आज का टॉपिक। आज हम लोग क्या देखें, व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, और फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरह से आप वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, तभी आप जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।